नमस्ते विद्यार्थियों। इससे पहले हमने कोलाइडल केमिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ा है उसे एक बार और देख लीजिएगा। हम पढ़ने वाले हैं आज बीएससी फर्स्ट ईयर सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट पेपर थर्ड का फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट थर्ड कोलाइडल एंड सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत। कोलाइडल एंड सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हमने पहले पार्ट में केवल सरफेस केमिस्ट्री के बारे में और उसमें होने वाले फंक्शंस के बारे में स्टडी किया था, और सेकंड पार्ट में हमने स्टडी किया था कोलाइडियल और उसके टाइप के बारे में। मैंने आपको केवल 3 बेसिस पर टाइप बताया था, बेस्ड ऑन देयर स्टेट, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर उसका वर्गीकरण बताया था, जिसमें हमने 8 अलग अलग प्रकार के सॉल्यूशंस बताए थे। और दूसरा मैंने बताया था आपको उसके साइज के आधार पर 3 प्रकार के मैक्रोमोलिक्यूल, और दूसरा था मल्टीमोलिकुलर, और तीसरा था एसोसिएटेड, जिसके अंतर्गत माइसेल्स जो आता है। और तीसरा आपको मैंने बताया था बेस्ड ऑन देयर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अंतराणुक आकर्षण बलों के आधार पे 2 प्रकार के होते हैं, लियोफिलिक और लियोफोबिक, जो एग्जांपल मैंने दिया था आपको, और उसका डिस्कशन होगा। इसकी कंपैरेटिव स्टडीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है वो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एनुअल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी 2-3 बेसिस थे जिसके आधार पर कोलाइडल कंपाउंड्स को क्लासिफाइड किया गया है। जैसे चार्ज के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। पॉजिटिव चार्ज बेस्ड ऑन द चार्ज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। परिक्षिप्त प्रावस्था के आवेश के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, एक तो पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव और तीसरा न्यूट्रल। पॉजिटिव के अंतर्गत आप फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो पॉजिटिव में आता है, और आर्सेनिक सल्फाइड का जो कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा आपको नेगेटिव। उसमें जो चार्ज रहेगा वो डिस्पर्स्ड फेज का चार्ज होता है। ये सभी जो है वो वैसे तो लियोफोबिक के अंतर्गत आता है, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे, इसी के अंतर्गत स्टडी करेंगे। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन द डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम के आधार पर भी ये 5-6 प्रकार के होते हैं। डिस्पर्शन मीडियम जैसा रहेगा उसी के नाम पे उसका कोलाइडल सॉल्यूशन हो जाता है। जैसे अगर वाटर है तो उसे हाइड्रोसॉल कहा जाता है, अगर एयर है, हवा है, तो उसे एरोसॉल कहा जाता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि उसमें पार्टिकल कौन सा है, डिस्पर्स्ड फेज कौन सा है, बस ये देखते हैं कि डिस्पर्शन मीडियम कौन सा है। उसमें बेंजीन अगर डिस्पर्शन मीडियम के रूप में है तो बेंजोसॉल कहलाएगा, और अगर एल्कोहल है तो एल्कोसॉल कहलाएगा। इस प्रकार से 2-3 और बेसिस हैं, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होने के कारण मैंने उसे आपको उस सेक्शन में नहीं बताया था, लेकिन आप पढ़ना चाहें तो देख सकते हैं। अब स्टडी करने वाले हैं जो तीसरा प्रकार आपको बताया था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे परिक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम में पाए जाने वाले दोनों के बीच जो आकर्षण बल होता है उसके आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं, एक को लियोफोबिक कहा जाता है, दूसरे को लियोफिलिक कहा जाता है। अगर वहां पे डिस्पर्शन मीडियम वाटर है, हाइड्रो है, तो उसे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं, जल स्नेही और जल विरोधी भी कहा जाता है। तो आज हम इसके कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं कि इन दोनों में मूलतः क्या अंतर है, और ये आता है, इसे अच्छे से देख लीजिएगा। हम टोटल 13 बेसिस लेते हैं, इसमें 13 प्रॉपर्टी लेते हैं। 13 ऐसे गुण हैं जिसमें लियोफोबिक और लियोफिलिक कंपाउंड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या दोनों में अंतर देखने को मिलेंगे। उसमें से कुछ प्रॉपर्टी ऐसा भी है जिसको हम अभी के नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करने वाले हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कॉमन प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था, इंट्रोडक्टरी पार्ट एक बार फिर आपको बता देता हूं कि जब किसी डिस्पर्स्ड फेज को, परिक्षिप्त प्रावस्था को प्रक्षेपण माध्यम के कांटेक्ट में लाते ही वो इजीली बॉन्ड प्रोड्यूस कर लेता है, बहुत आसानी से बंध बना लेता है, तो वो कहलाएगा आपका लियोफिलिक कहलाएगा, जिसमें आसानी से इसमें प्रिपेयर हो जाता है। दोनों के बीच बनने वाला बंध बहुत स्ट्रांग होता है, मैंने आपको बताया था। और दूसरा कहलाएगा जिसमें दोनों के कांटेक्ट में आने पर आसानी से दोनों प्रोड्यूस नहीं होते, मतलब लियोफोबिक के अंतर्गत आएगा, जिसमें बंध आसानी से दोनों के बीच नहीं बनते, बंध कमजोर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 14 बेसिस से। सबसे पहला आता है आपका प्रिपरेशन, निर्माण। तो आपको बता देते हैं कि लियोफिलिक को बनाना बहुत आसान है। इसलिए बहुत आसान है क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इसे दोनों को कांटेक्ट में लाते ही ये आसानी से क्या कर लेते हैं, बंध बना लेते हैं, आसानी से ये बन जाते हैं। तो इसका कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। ये आप मान लीजिए कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम को कांटेक्ट में लाते ही तुरंत क्या बन जाएगा, आपका
कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन लियोफोबिक द्रव विरोधी को आसानी से नहीं बनाया जा सकता। मैंने आपको बताया कि कांटेक्ट में लाते ही तुरंत बनने वाला नहीं है। तो इसके बनाने के लिए इसमें मैंने लिख दिया डिफिकल्ट, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा ये कठिन जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। इसके बनाने के बहुत अलग अलग तरीके, मैंने 2-3 आपको बता देता हूं। एक तो मेथड होता है जिसको अल्ट्रासोनिक मेथड कहा जाता है। एक मेथड आप देख लीजिएगा, अल्ट्रासोनिक मेथड के अंतर्गत आएगा। दूसरा आता है पेप्टाइजेशन, जिसको पेप्टिकरण भी कहा जाता है। तीसरा होता है जो डायलिसिस होता है, जिसको आप कह सकते हैं अपोहन कहते हैं इसको। इलेक्ट्रोडायलिसिस भी होता है, नॉर्मल डायलिसिस भी होता है। ये 2-3 ऐसे मेथड है जिसके अंतर्गत क्या बनाया जा सकता है, लियोफोबिक वाला द्रव विरोधी विलयन बनाया जाता है। और अभी 2-3 मेथड है। केमिकल के अंतर्गत देखोगे तो अपघटन, द्वि अपघटन मेथड के अंतर्गत आएगा, ये आप भी देख सकते हैं। ये सभी के सभी फिजिकल और केमिकल मेथड स्पेसिफिक द्रव विरोधी विलयन के लिए है। द्रव स्नेही विलयन के लिए कोई भी विशेष विधि नहीं है, वो सामान्य विधि से प्रिपेयर हो जाता है। दूसरा आता है आपका नेचर, इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो मैंने आपको बताया था ये प्रकृति विस्मांगी वाली प्रकृति नहीं है, मैंने पहले बता दिया। तो सारे कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो हेटेरोजेनेस होते हैं, विस्मांगी प्रवृत्ति के होते हैं, डिस्पर्स्ड फॉर्म में रहते हैं, घुले नहीं होते हैं। लेकिन आपको बताना पड़ेगा दूसरा इसमें जो नेचर है वो है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। तो इसका मतलब आपको बताना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि लियो जो फिलिक होता है, द्रव स्नेही विलयन जो होता है वो बहुत, मान लो आपने थोड़ी मात्रा में कभी उसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया या बहुत दिनों तक आपने रख दिया तो वो पूरे मान लो पार्टिकल नीचे बैठ गए। तो जैसे आप उसे फिर से चेक करेंगे, हिलाएंगे, तो वापस वो क्या बन जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाता है। इसका मतलब अगर वो कोलोइडल सॉल्यूशन का अस्तित्व खो चुका है तो ऐसा नहीं है कि वापस और कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। आप उसे शेक कर देंगे तो वापस क्या बन जाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। इसका मतलब उसका नेचर कैसा होता है, रिवर्सिबल होता है, उत्क्रमणीय होता है। लेकिन अगर लियोफोबिक कंपाउंड को किसी माध्यम से आपने प्रेसिपिटेट कर दिया, नीचे अवक्षेपित कर दिया, तो वापस वो और तुरंत क्या नहीं बना पाएगा, कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना पाएगा। उसके लिए आपको फिर दूसरे कंपाउंड लेने पड़ेंगे, तब जाकर वो प्रिपेयर हो पाएगा। उन दोनों के बीच अब बॉन्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब इसका नेचर कैसा होता है, इरिवर्सिबल होता है और वापस वो कोलोइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर नहीं होगा। तीसरा है डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, घनत्व और अपवर्तनांक। ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें दिया गया है कि घनत्व और अपवर्तनांक के लिए जितने प्रकार के नियम अपनाए जाते हैं कि इसका भार ज्यादा होगा उसके लिए प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। अपवर्तनांक में आपने देखा होगा कि जैसे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जब प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर हटता है। ये सारे जितने प्रकार के जो रूल्स हैं वो पूरा का पूरा एग्जैक्टली लियोफोबिक सॉल्यूशन जो है फॉलो करता है, लेकिन लियोफिलिक फॉलो नहीं करता है। इस पर हम बाद में और बताएंगे कि इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं करता है, कुछ कुछ मेथड को फॉलो करता है लेकिन पूरा नहीं करेगा। लेकिन लियोफोबिक कंपाउंड जो है वो पूरा का पूरा डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सारे जो नियम होते हैं उसका पालन करता है। अगला आता है स्टेबिलिटी, स्थायित्व। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर एक बार लियोफिलिक जो है सॉल्यूशन बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है, तो आसानी से प्रेसिपिटेट नहीं होता है। बहुत 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 मुश्किल है उसे प्रेसिपिटेट करना। इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा समय तक स्थायी होता है। आपने गोंद के बारे में सुना होगा कि गोंद बहुत समय तक क्या हो सकता है, उसी अवस्था में रह सकते हैं, वो प्रेसिपिटेट नहीं होता। इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, हाई होती है, जबकि लियोफोबिक की स्टेबिलिटी हाई नहीं होती। इसका मतलब ये है कि थोड़ी मात्रा में आप कोई एसिड या बेस को इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो बहुत जल्दी वो स्थायी जो अपने स्थायित्व खो देता है, क्योंकि उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कमजोर होता है डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज के बीच में, इसलिए ज्यादा स्थायी नहीं होता, आसानी से क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, दोनों अपना अस्तित्व खो देते हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी स्टेबिलिटी कम होती है। अगला आता है आपका इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। कोगुलेशन करके है पार्ट है, अवक्षेपण कह सकते हैं आप इसे। अगर आपने किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट डाला, विद्युत अपघट्य डाला, और बहुत आसानी से वो क्या हो गया, तुरंत एक आध दो बूंद डालने पर पूरा का पूरा कोगुलेट हो गया, अवक्षेपित हो गया, मतलब पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का जब आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो सस्पेंड हो जाता है, पूरा का पूरा जो है वो नीचे बैठ जाता है, नीचे तली में। इस प्रकार बैठने की जो प्रक्रिया होती है उसे कोगुलेशन कहा जाता है, अवक्षेपण कहा जाता है।
ये सबसे ज्यादा होता है, सबसे आसानी से बहुत कम मात्रा में हो जाता है लियोफोबिक में। इसलिए आपको मैंने बताया था, क्योंकि दोनों के बीच पाया जाने वाला बॉन्ड बहुत वीक भी है, इस कारण से बहुत आसानी से कोगुलेशन हो जाता है। इसका एक और कारण बताऊंगा आपको मैं। और दूसरा है, इसे आसानी से कोगुलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इनके बीच का पाया जाने वाला बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार डालने पर ये आसानी से अवक्षेपित नहीं होंगे। बहुत अधिक मात्रा में आपको डालना पड़ेगा, इसलिए इसे अवक्षेपित करना या इसे सस्पेंड करना इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू वो आसान नहीं होता, थोड़ा कठिन होता है। किसमें? लियोफिलिक में, द्रव स्नेही में। अगला आता है सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। आपने सुना होगा, इसका डेफिनेशन आप इसके पहले वाले चैप्टर में है, आप देख सकते हैं। सरफेस टेंशन जो लियोफोबिक प्रकार का जो कोलाइड सॉल्यूशन होता है, डिस्पर्शन मीडियम के इक्विवेलेंट रहता है। जो आप जिस मेथड से बना है, उस मेथड में जो आपने डिस्पर्शन मीडियम लिया हुआ है, परिक्षेपण माध्यम लिया हुआ है, उसके बराबर होता है। कारण यह होता है क्योंकि उसमें जो डिस्पर्स्ड फेस होता है वो बहुत ज्यादा मात्रा में उसमें डिस्पर्स नहीं है, और उसके बीच का बॉन्ड भी बहुत वीक है। इसका मतलब जितना डिस्पर्शन मीडियम का सरफेस टेंशन है, एक्चुअल में कोलाइडल सॉल्यूशन का भी सरफेस टेंशन अप्रोक्सीमेट उतना ही होता है। इसमें इसका सरफेस टेंशन जो होता है वो कम हो जाता है, इसलिए क्योंकि आप ज्यादा मात्रा में घोलने पर उसमें उसका डेंसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। डेंसिटी बढ़ने पर ऑटोमेटिकली उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाता है, क्योंकि सरफेस टेंशन और डेंसिटी जस्ट क्या होते हैं? उसके अपोजिट होते हैं, आप ये मान सकते हैं। गाढ़ा हो जाता है, गाढ़ा होने के कारण उसका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल चेन जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए उसका डिस्पर्शन मीडियम की तुलना में इसका सरफेस टेंशन जो है वो क्या हो जाता है? कम हो जाएगा। किसका? लियोफिलिक का, द्रव स्नेही का। अगला आता है विस्कोसिटी, श्यानता। श्यानता भी लगभग क्या होगा? बराबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ज्यादा मात्रा में डिस्पर्स नहीं हो पाता है, और दूसरा इसके बीच का बॉन्ड बहुत वीक है, इसलिए इसका विस्कोसिटी, श्यानता भी उतना ही होगा जितना आपके डिस्पर्शन मीडियम का होता है। इसमें श्यानता बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, गाढ़ापन इसका बढ़ जाए, क्योंकि इसमें ज्यादा मात्रा में आप डिस्पर्स कर सकते हैं, इसलिए इसका डिस्पर्शन जो विस्कोसिटी होगा, जो आपने डिस्पर्शन मीडियम लिया है उसके मात्रा में इसका जो आपका विस्कोसिटी रहेगा वो क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अगला आता है विजिबिलिटी, दृश्यता कह सकते हैं आप इसे। विजिबिलिटी मतलब देखने में ये दिखाई देगा या नहीं देगा। तो इसके दो तीन अलग अलग तरीके बनते हैं। एक तो आप इसे बाहर से इसके पार्टिकल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो कहने का मतलब ये है कि दोनों को आप विजिबल नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन माइक्रोस्कोप और अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से आसानी से देख सकते हैं किसे? लियोफोबिक को, द्रव विरोधी को, क्योंकि उसमें पाए जाने वाले पार्टिकल का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा भी होता है और कलरफुल होता है। मैं इस पे और आगे चर्चा करूंगा बाद में, जब प्रॉपर्टी चर्चा करूंगा तो इसे देखना ज्यादा आसान होता है, ज्यादा इजी होता है। किसकी तुलना में? लियोफिलिक में। लियोफिलिक के पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि ज्यादा डिस्पर्स्ड होते हैं। ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के कारण इसके बीच के जो दूरी रहती है वो कम होने के कारण आपको दिखाई नहीं देंगे, या ये कह सकते हैं कि आप इसे माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। इसके लिए आपको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको दिखाई देगी, इसलिए इसकी विजिबिलिटी बहुत आसान नहीं होती। पार्टिकल आपको आसानी से दिखाई नहीं देंगे। अगला आता है टिंडल इफेक्ट। ये इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है जिसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। कौन सा? टिंडल इफेक्ट ऑप्टिकल प्रॉपर्टी है, प्रकाशिक गुण है। तो टिंडल प्रभाव के बारे में हम और डिटेल डिस्कशन करेंगे जस्ट इसके बाद वाले वीडियो में। इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें टिंडल इफेक्ट बहुत क्लियर दिखाई देता है। जो भी इफेक्ट टिंडल वाला होगा कि लाइट आपतित करने के बाद जो पाथ है, जो रास्ता है, वो आसानी से क्लियर दिखाई देगा। इसमें उतनी स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई नहीं दिखेगी, लेकिन थोड़ी सी कम स्पष्टता रहती है। किसमें? लियोफिलिक में। अगला आता है आपका चार्ज। इसमें आवेश के आधार पे जो आपको बताया था इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर इसमें, तो मैंने आपको बताया था चार्ज के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल तो आएगा लियोफिलिक में, लियोफोबिक में जो आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव वाला। इसका मतलब यह है कि इसमें चार्ज पाए जाते हैं, जबकि इसमें चार्ज नहीं पाए जाते, क्योंकि जितने प्रकार के आपको लियोफिलिक नेचर वाले मिलेंगे सभी के सभी न्यूट्रल होते हैं, और अधिकतर जितने पॉजिटिव और नेगेटिव वाले आपको कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेंगे सभी के सभी कैसे होते हैं? ऑलमोस्ट पूरे लियोफोबिक होते हैं। इसका मतलब इसमें चार्ज पाया जाता है, इसमें चार्ज
नहीं पाया जाता। अगला आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसे आप कह सकते हैं विद्युत कण संचलन, इस पे भी हम आगे चर्चा करेंगे। इसे आप इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। विद्युत कण संचलन, इसका मतलब हम आगे और चर्चा करेंगे, ये बस इतना याद रखिए, इसमें पाया जाता है विद्युत कण संचलन प्रॉपर्टी द्रव लियोफोबिक में पाया जाता है, जबकि लियोफिलिक में नहीं पाया जाता, या ये कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल से आपको थोड़ा बहुत नजर आएगा, वरना इसमें इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, किसमें, लियोफिलिक में। अगला आता है आपका कंडक्टिविटी, चालकता, तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें चार्ज पार्टिकल होने के कारण बहुत लो सेंसिटिविटी का रहता है, इसकी संवेदनशीलता बहुत न्यून होती है। आप हाई सेंसिटिविटी का रहता है, बहुत कम, एक आध दो चार्ज भी रहेगा तो आसानी से क्या कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है, पर इसकी कंडक्टिविटी थोड़ी सी हाई होती है। अगला आएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणु संख्या गुणधर्म, जो शायद आपने विलियन चैप्टर में 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा आपको, परासरण दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन या इत्यादि अगर आपने सुना होगा तो आपको पता चलेगा। इसमें सभी चीजें जो है वो मात्रा, इस अणुओं की मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, लेस रहेगी, कम रहेगी। इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसी होती है, थोड़ी सी हाई होती है। लास्ट आता है इसमें एग्जांपल, तो कॉपर, सिल्वर, या आपको बताया था मैंने आयरन हाइड्रोक्साइड का, फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइडल सॉल्यूशन, या आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन किसका एग्जांपल है, लियोफोबिक का एग्जांपल है। और एल्ब्यूमिन है, गोंद है, ये सभी किसके उदाहरण है, आपके लियोफिलिक के उदाहरण है। ये रहे आपके लियोफोबिक और लियोफिलिक प्रकार के कोलोइडल सॉल्यूशन, जिसके में ये सारी प्रॉपर्टी आती है। आप इसे देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी सवाल आता है तो आप इसे दे सकते हैं। हेलो विद्यार्थियों, अब हम पढ़ते हैं कोलाइडल कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज। वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम बेसिकली 3 प्रॉपर्टी पर फोकस करेंगे। पहला प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, दूसरा काइनेटिक प्रॉपर्टी और तीसरा है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले दिया गया ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब है प्रकाशिकी गुण। प्रकाशिकी गुण टिंडल प्रभाव में किस प्रकार का पाया जाता है, शायद आपको याद होगा। इसके ठीक पहले वाले में एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था कि जब लियोफिलिक और लियोफोबिक वाले एग्जांपल में विजिबिलिटी जो इसमें दिखती है, लाइट के टिंडल इफेक्ट जो है वो क्लियर किसमें पता चलता है, किसमें, जो एग्जांपल आपको मैंने बताया था पहले वाला लियोफोबिक और लियोफिलिक में आपको ये थोड़ा सा स्पष्टता है, थोड़ी सी कम नजर आती है। कारण आप समझ जाइएगा। पहले तो हम समझते हैं कि हमारे पास जो कोलाइडल कंपाउंड्स होते हैं, उसका जो पार्टिकल साइज होता है वो 1 मिली माइक्रोन से लेकर 100 मिली माइक्रोन या 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच का पाया जाता है। हमारे पास जो पाया जाता है वो 1 मिली माइक्रोन से 100 मिली माइक्रोन, या ये कह सकते हैं 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच का ये पार्टिकल साइज पाया जाता है। इसकी स्पेसिफिक समझिएगा और इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी समझिएगा, तब आपको चीजें जल्दी समझ में आएंगी कि जब भी कोई लाइट किसी पर्टिकुलर पार्टिकल पर अप्लाइड होता है, उसके ऊपर टकराता है, तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं जो आपने सुना होगा। परावर्तन हो सकता है, अपवर्तन हो सकता है, विवर्तन हो सकता है और प्रकीर्णन भी हो सकता है। तो उसमें से जो इसमें होने वाला जो प्रोसेस है वो प्रकीर्णन वाला है। इसका कारण समझिएगा। अगर पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, मान लो 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा है, तो लाइट जो है वो बिल्कुल उसे टकराते हुए आसानी से आर पार निकल जाएगी। उसमें रिफ्लेक्शन, परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन जैसी कोई भी घटनाएं नहीं होती है, पारगमन हो जाता है आसानी से। अगर पार्टिकल का साइज जो भी पदार्थ है उसके बहुत छोटा है तो आर पार आसानी से निकल जाएगा, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है तो। और अगर बहुत बड़ा है तो पूरे का पूरा लाइट क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं इसमें, मान लो हमने कोई लाइट सोर्स लिया हुआ है, उसके सामने कोई लेंस रखा हुआ है ताकि हम लाइट को क्या कर सके, फोकस कर सके। हमने 2 एग्जांपल लिया हुआ है, एक रियल सॉल्यूशन लिया, वास्तविक विलयन, ऐसा विलयन जिसमें उसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा है, या मान सकते हैं कि वो नमक या शक्कर का कोई विलयन है। और दूसरा हमने लिया है कोलाइडल सॉल्यूशन, कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है, कोलाइड विलयन लिया हुआ है। तो जैसे हम लाइट आपतित करते हैं तो लाइट जो रियल सॉल्यूशन होता है उससे आर पार निकल जाता है, लेकिन आर पार तो निकलेगा लेकिन आपको वो पास दिखाई नहीं देगा, मतलब रास्ता आपको नजर
नहीं आएगा कि उस रास्ते से पाथ से होते हुए वो लाइट जो है वो गुजरी है। खास तौर से हम इसके लिए जो लाइट यूज करते हैं वो मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, या कह सकते हैं आप समतल ध्रुवित प्रकाश का उपयोग करते हैं, एक वर्णी प्रकाश का या समतल ध्रुवित प्रकाश, तो आपको और क्लियर नजर आएगा। लेकिन जैसे ये कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर पड़ता है इसमें पाथ नजर आता है। अब चूंकि हमने लेंस का उपयोग किया था तो बनने वाला जो इसका पाथ है वो शंकु के आकार का बनता है, कोन के आकार का बनता है। इसे टिंडल नामक साइंटिस्ट ने दिया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ऐसा प्रभाव कि जब कोई प्रकाश की किरणें कोई पार्टिकल पर टकराए और उस पार्टिकल से टकराने के पश्चात उस लाइट का पाथ आपको क्लियर नजर आए, या उसमें होने वाला जो प्रोसेस है प्रकीर्णन हो, और प्रकीर्णन के पश्चात जो वो प्रकाश उत्सर्जित हुआ, परावर्तित हुआ, वो आपको क्लियर नजर आए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका टिंडल प्रभाव कहलाता है। इसी प्रभाव के कारण से इन्वायरमेंट में जो पार्टिकल है उससे लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमको दिखाई देता है। इसलिए आप देखेंगे कि आपको जो आकाश है वो नीला दिखाई देता है। आकाश के नीले रंग का दिखाई देने का कारण भी प्रकीर्णन है, जिसे हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर भी प्रकीर्णन का प्रोसेस हुआ, इसलिए आपको ये कोलाइडल सॉल्यूशन क्या दिखता है, शंकु के आकार का पाथ आपको दिखाई देगा, जितने हिस्से में वो लाइट क्या हो रही है, आपतित हो रही है। कारण आपको समझ में आ चुका होगा, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होने के कारण जब इसके ऊपर पार्टिकल टकराती है तो उसमें प्रकीर्णन की प्रोसेस होती है। प्रकीर्णन का प्रोसेस मतलब टकराने के पश्चात प्रकाश का क्या होना, फैलना। प्रकाश के फैलने के कारण वो पाथ आपको आसानी से दिखाई देगी। अगर फैल नहीं रहा है तो आपको लाइट दिखाई नहीं देगी। तो ये प्रोसेस जो है रियल सॉल्यूशन में नहीं होता है, लाइट आर पार चली जाती है लेकिन आपको पाथ नजर नहीं आता, जबकि आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको पाथ क्लियर नजर आएगा। ये कहलाएगा आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम जो पढ़ते हैं वो कौन सा इफेक्ट है, टिंडल इफेक्ट है, टिंडल प्रभाव है। इसी विधि का उपयोग आप जानते होंगे, करते हैं धुंध के समय में भी आप देखे होंगे। धुएं के समय, धुंध का समय जो रहता है, जब आप लाइट जलाते हैं तो आपको लाइट का पाथ आपको दिखाई देता है। या जिनके यहाँ कवेली का घर बना होगा तो आप देखेंगे कवेलू या जो कपड़ा छानी रहता है वो टूट जाएगा, तो वहां से जब लाइट आती है तो वो लाइट का पाथ नजर आता है। घर में आप साफ सफाई करते रहते हैं तो जब आप कुछ चीज को झाड़ते हैं तो उसमें से झड़ने वाला जो पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, उसके उड़ने के कारण भी आपको उसका पाथ आपको क्लियर नजर आता है। ये सभी के सभी जो है टिंडल इफेक्ट के कारण होता है। आप चेक कर सकते हैं अपने घर में, नॉर्मल पानी रख लीजिएगा और दूसरे में आप कोलाइडल सॉल्यूशन, और आप लेजर लाइट तो रहता है मार्केट में मिलता है, आप लेजर लाइट को उसमें डालिएगा तो आपको दिखेगा कि रियल सॉल्यूशन या पानी में जिसमें आपने नमक घोला उसमें कुछ भी नजर नहीं आएगा पाथ। लेकिन यदि आपने कोई कोलाइडल सॉल्यूशन लिया उसमें आप देखेंगे कि उसमें आसानी से आर पार निकल जाता है। साबुन का विलयन भी कई बार कोलाइडल सॉल्यूशन काम करता है। आप साबुन को पानी में घोल कर भी आप ये प्रोसेस करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कोलाइडल सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगला आता है दूसरा काइनेटिक प्रॉपर्टी, गतिक गुण कहते हैं इसको। काइनेटिक प्रॉपर्टीज में हमको ये समझना पड़ेगा कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि हेट्रोजेनियस मिक्सचर है। ये हेट्रोजेनियस का मतलब कि जिसमें दोनों विलयन में रहने वाले जो फेसेस होते हैं, दोनों फेस, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम, दोनों एक दूसरे में घुले नहीं है, बस उपस्थित है, डिस्पर्स्ड है। तो ये आपके लिए लगेगा कि नहीं ऐसा कैसा हो सकता है कि अगर घुला नहीं है तो उपस्थित कैसे है। तो इसमें डिस्पर्स रहने का कारण आपको समझना पड़ेगा। इसका कारण है काइनेटिक प्रॉपर्टी, जिसको सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था और बताया था कि जब कोई पार्टिकल कंटिन्यू मोशन करते रहे, लगातार गति करते रहे, तो वो सस्पेंड नहीं होता, वो अपने जस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट काम करता है। इसलिए पार्टिकल उपस्थित रहते हुए भी नीचे अवक्षेपित नहीं होगा। अब इसका कारण समझना पड़ेगा। कारण यह है कि इसका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच होने के कारण इसका भार बहुत ज्यादा नहीं होता, पहला। और दूसरा कि ये अपने डिस्पर्शन मीडियम के साथ बॉन्ड के कारण से नीचे प्रेसिपिटेट नहीं होते। और तीसरा कारण है इसमें पाया जाने वाला ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन का एग्जांपल इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे कोई आप पत्थर का एक टुकड़ा जो है आप रस्सी से बांध दीजिए और आप उसे छोड़ दीजिए तो वो नीचे गिरेगा सीधा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। लेकिन यदि आप उसे कंटिन्यू घुमाते रहेंगे तो जितने देर तक आप घुमाते रहेंगे वो पृथ्वी से नीचे नहीं गिरेगा। मतलब जब तक वो मोशन में है, जब तक वो गतिशील है, तब तक वो नीचे प्रेसिपिटेट नहीं होगा। ठीक वैसे जैसे डस्ट पार्टिकल जो है अभी हवाओं में घुल रहे हैं, लेकिन जैसे उसका वेट बढ़ जाएगा, उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वो काम नहीं कर पाएगा तो पूरा परमाणु जो है वो क्या हो जाएगा, अवक्षेपित हो जाएगा। सेम ही प्रॉपर्टी होती है। सपोज हमारा ये कोई कोलाइडल पार्टिकल है तो कोलाइडल प्रॉपर्टी में ब्राउनियन मोशन होता किस प्रकार का है। एक कोलाइडल प्रॉपर्टी होता है कि जब कोई कोलाइडल पार्टिकल दूसरे कोलाइडल पार्टिकल से टकराएगा तो उसकी दिशा जो होती है बदल जाती है। और कारण यह है क्योंकि उसमें बीच बीच में आपको छोटे छोटे पार्टिकल भी नजर आएंगे। छोटे छोटे पार्टिकल किसके हैं,
डिस्पर्शन मीडियम के है, पर डिस्पर्शन मीडियम के साइज बहुत छोटे होने के कारण ये उसके पाथ में कोई रोड़ा नहीं डालते, लेकिन सेम साइज का बहुत सारा पार्टिकल रहता है, तो वो पार्टिकल जब एक दूसरे से टकराता है तो एक दूसरे की गति को क्या करता है, तेजी से बदल देता है, दिशाओं को लगातार बदलता है। तो इसका ये जो जिगजैग मोशन होता है, वो जिगजैग मोशन क्या कहलाता है, आपका ब्राउनियन मोशन कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है। जबकि सस्पेंशन जो होता है, निलंबन में ऐसा नहीं होता। निलंबन में पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होने के कारण और साथ में डिस्पर्शन मीडियम के साथ उसका बहुत आसानी से बांध नहीं बनने के कारण पूरा का पूरा मॉलिक्यूल जो है नीचे क्या हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है। लेकिन ऐसा कोलाइडल पार्टिकल में नहीं होता। कोलाइडल पार्टिकल में ब्राउनियन मोशन के कारण लगातार जब वो गति कर रहा होता है, इस चाल में गति कर रहा होता है, तो वो किसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा होता है। इसलिए वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होते हुए भी वो सस्पेंड नहीं होता, अवक्षेपित नहीं होता, नीचे कोगुलेट नहीं होता। तो एक कोगुलेशन के जस्ट अपोजिट काम करता है। जैसे आप जो सिरप वगैरह आता है, कॉड लिवर ऑयल वगैरह जो आता है, आपने देखा होगा जो मार्केट में मिलता है, वो लगभग इसी प्रॉपर्टी का रहता है। कोलोइडल सॉल्यूशन का सिरप जो रहेगा वो इसी प्रॉपर्टी का रहता है, जो कि अवक्षेपित नहीं होता, पार्टिकल वैसे ही लगातार उसमें प्रोसेस चलता रहता है। जबकि कुछ आपको सस्पेंशन में मिलते हैं, उसी दवाई में कुछ और सस्पेंशन मिलते हैं, जिसको आपको कई बार डॉक्टर्स बोलते हैं कि आप इसे शेक करके पीना। तो शेक करके पीने वाले में कोलाइडल प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती, वो सस्पेंशन है। लेकिन जिसमें शेक करने की जरूरत नहीं है, उस प्रकार के सिरप को जो आपने देखा होगा, वो लगभग कोलाइड नेचर का होता है। याद रखना, उसमें पार्टिकल हैं, डिस्पर्स्ड हैं, घुले हुए नहीं, डिस्पर्स्ड हैं, लेकिन वो किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करने के कारण उसका अवक्षेपण नहीं होता। इस प्रकार का जो जिगजैग गति होता है उसे ब्राउनियन मोशन कहा जाता है। ब्राउनियन मोशन के कारण पार्टिकल लगातार कंटिन्यू मोशन करते रहते हैं। तीसरा और इस कैटेगरी का अंतिम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम कह सकते हैं विद्युतीय गुण। आपको मैंने बताया था दो प्रकार का, लियोफिलिक और लियोफोबिक। तो लियोफोबिक की कैटेगरी में आने वाला, जिसमें मैंने आपको बताया था कि चार्ज उसमें पाया जाता है, आवेश वाले। दोनों प्रकार के आवेश मिलते हैं इसमें, प्लस और माइनस। तो आपको पता होगा कि अगर पार्टिकल में प्लस है तो उसके अराउंड में माइनस चार्ज जो है उसको घेरे हुए रहेगा, और अगर पार्टिकल में माइनस है तो उसके अराउंड प्लस चार्ज उसको क्या करता है, घेरे रखता है। इसमें एक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है। मान लो आपने आयरन हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, तो आपको आयरन हाइड्रोक्साइड का ताजा अवक्षेप लेना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपको एक बात याद रखनी पड़ती है कि जब भी आप ऐसा पदार्थ लेते हैं तो उसको स्थायी करने के लिए, उसे ज्यादा देर तक स्थायी रखने के लिए बाहर से एक एजेंट डालना पड़ता है, जो उसे क्या रखेगा, कोलाइडल फॉर्म में स्टेबल रखता है, जिसको आप कह सकते हैं, जब हम लोग पायस बनाते हैं तो उसमें पायसी कारक डालते हैं। इसमें जो डालने वाला जो एजेंट होता है जस्ट उसके अपोजिट काम करता है। जैसे आप पेप्टिजाइजेशन एक मेथड सुना होगा अपना, पेप्टीकरण। पेप्टिजाइजेशन मेथड में यही होता है कि आयरन हाइड्रोक्साइड का पदार्थ लेते हैं, तो आयरन हाइड्रोक्साइड में आयरन प्लस और हाइड्रोक्साइड क्या रहता है, माइनस होता है। तो ये ज्यादा देर तक स्थायी नहीं रह सकता, क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ आसानी से बॉन्ड नहीं बना पाता। तो इसमें बाहर से पदार्थ डालना पड़ता है आयरन क्लोराइड। आयरन क्लोराइड इसके लिए पेप्टिडाइजर का काम करता है, पेप्टी कारक का काम करता है, जो उसे नीचे सस्पेंड होने से क्या करता है, रोकता है। अगर हमने ये वाला प्रॉपर्टी समझ लिया तो आपको दूसरी प्रॉपर्टी आसानी से समझ में आ जाएगी। ये एक्चुअल में है इलेक्ट्रोफोरेसिस, वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन के लिए जो चार्ज वाला, आवेशित वाला कोलाइडल विलयन है, उसे हमने एक यू आकार के कांच की नली में ले लिया है, और यू आकार की कांच की नली में उसे हमने ऊपर तक भर दिया, उस आवेशित कोलाइडल सॉल्यूशन को, जो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव या दोनों है। और उसके दोनों हिस्से में हमने एक प्लस और एक माइनस का रॉड जो है, इलेक्ट्रोड जो है वो डाल दिया है। जैसे आप इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो प्लस वाले पार्टिकल जो है वो माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, और माइनस वाला पार्टिकल प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। इस प्रकार से होने वाले इलेक्ट्रिकल जो पार्टिकल है उसका मोशन या आप संचलन को आप क्या कहते हैं, विद्युत कण संचलन कहते हैं। इसके बहुत सारे उपयोग हैं। फिलहाल तो हम ये समझते हैं कि कोगुलेशन करने में इसका बड़ा योगदान रहता है, अवक्षेपण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए माइनस वाले पार्टिकल किधर जा रहे हैं, प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो सारे माइनस पार्टिकल कहां पर अवक्षेपित होंगे, एनोड में अवक्षेपित होंगे, और जितने प्रकार के प्लस पार्टिकल है वो कहां जाकर अवक्षेपित होंगे, कैथोड में अवक्षेपित होंगे। इस प्रकार का जो मोशन होता है प्लस पार्टिकल का माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ और माइनस पार्टिकल का प्लस इलेक्ट्रोड की तरफ, इसे क्या कहा जाता है, वैद्युत कण संचलन कहा जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। इसका भी बहुत सारा एप्लीकेशंस है। ये बेसिकली हम 3 प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे थे। इसके बारे में और डिटेल आप जानना चाहें तो देख सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ये इतना क्वेश्चंस इसमें जो आता है मैंने आपको बता दिया। टिंडल इफेक्ट, दूसरा ब्राउनियन मोशन और तीसरा इलेक्ट्रोफोरेसिस। थैंक यू।